ठीक है मोतीलाल जी, ये आपका प्रश्न है। हाँ, मैं आप ही का प्रश्न ले रहा हूं अभी यहाँ पर। बिल्कुल। डियर ब्रेन, जब मैं 15 साल का था तब से जानना चाहता हूं कि औरत क्या है। आज मेरी उम्र 60 साल की है। मैं एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं। मेरी शादी को 40 साल हो चुके हैं, फिर भी समझ नहीं पाया कि औरत क्या है। मेरी 3 बेटियां हैं, हजारों लड़कियों को कॉलेज में पढ़ा चुका हूं। सवाल वहीं का वही, औरत क्या है। हे ब्रह्मपुत्र, दुविधा दूर करो। प्रोफेसर मोतीलाल जोशी। देखो मोतीलाल, अगर तुम मुझसे पूछते कि मर्द क्या है तो शायद मेरे लिए बता देना आसान होता कि मर्द क्या है। मगर तुमने जो सवाल पूछ लिया है कि औरत क्या है, इसका जवाब बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। समझ गए तो एक पल में समझ जाओगे, ना समझे तो सदियां लग जाएंगी तुम्हें समझने में। तुम पूछते हो औरत क्या है। औरत सब कुछ है। औरत ब्रह्मांड है, सृष्टि है। ये ग्रह, नक्षत्र, बादल, हवाएं, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, कीट पतंगे, ये सब औरत है। तुम भी औरत हो। हाँ, मर्द भी औरत ही है। सब कुछ औरत शब्द के अंदर ही आता है। औरत से बाहर कुछ भी नहीं आता, शून्य भी नहीं। औरत को समझना चाहते हो तो सृष्टि की शुरुआत में चलो। जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो सबसे पहले उसने औरत को बनाया। और याद रखना, जब भगवान ने औरत को बनाया तो उसने औरत को पूरा बनाया। भगवान ने औरत में हर फीलिंग और हर इमोशन को कूट कूट कर भर दिया, क्योंकि औरत ने आगे बच्चे को पैदा करना था। और बच्चे को अपने पेट में बनाने के लिए औरत नाम की उस मशीन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भगवान ने औरत को बनाया तो उसने उसे पूरा बनाया, मुकम्मल बनाया, संपूर्ण बनाया। औरत भावनाओं का, इमोशंस का गुच्छा है। अरे, एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए करोड़ों अरबों फीलिंग्स और इमोशंस की जरूरत पड़ती है। हर तरह के, हर रंग के, हर किस्म के सेंसेस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और इंटेलेक्चुअल डिटरमिनेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो सब कुछ सिर्फ औरत में ही होता है। तुमने देखा होगा, औरत सा क्रोध किसी में नहीं होता और औरत सा प्रेम किसी में नहीं होता। औरत सी शर्म किसी में नहीं होती और औरत सी बेशर्म कोई नहीं होती। औरत जो भी करती है 100% करती है। वो क्रोध करती है तो पूरा करती है, कि भगवान कृष्ण भी सामने खड़े मां के थर थर कांप रहे होते हैं। वो प्रेम करती है तो पूरा करती है। इसीलिए औरतें सेक्स से बहुत जल्दी उकता जाती हैं, ऊब जाती हैं, बोर हो जाती हैं। क्योंकि औरत जब सेक्स करती है तो पूरा करती है। औरत जब सेक्स में डूबती है तो पूरा डूबती है। वो सेक्स की गहराइयों में उतर जाती हैं, हाथ पैर छोड़ देती हैं, और जब तक वो नीचे अंतिम तल को, आखिरी छोर को छू कर ना आ जाए, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। और वो सेक्स के आखिरी छोर को, अंतिम तल को छू कर लौटती है। वो सेक्स को इतनी संपूर्णता से भोगती है कि उसे उसकी व्यर्थता का पता चल जाता है। और दूसरी तरफ मर्द कभी किसी काम को पूरी आत्मा से कर ही नहीं पाता है। मर्द कभी सेक्स को पूरी संपूर्णता से भोग ही नहीं पाता। उसका ध्यान कहीं होता है, होश कहीं होता है, और वो जोर कहीं और लगा रहा होता है। इसीलिए मर्द सारी उम्र सेक्स के पीछे भागता रहता है। और अगर कभी कोई भी मर्द सिर्फ एक बार पूरी संपूर्णता से, पूरी आत्मा से सेक्स कर ले, तो फिर वो सन्यासी हो जाता है, ब्रह्मचारी हो जाता है। उसे लौटकर सेक्स में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम पूछते हो औरत क्या है, तुम्हें पूछना चाहिए मर्द क्या है। औरत तो सब कुछ है। हां, मर्द औरत का छोटा सा हिस्सा भर है। ऐसे समझो कि औरत सागर है और मर्द उस सागर की सिर्फ एक बूंद है। जब एक मां अपने बेटे को जन्म देती है तो बेटा अपनी मां से सिर्फ कोई एक गुण लेकर पैदा होता है, कोई एक फीलिंग, कोई एक इमोशन लेकर पैदा होता है। इसीलिए उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र शब्द का मतलब होता है एक बूंद। मां भावनाओं का सागर होती है और बेटे को उस सागर में से क्या मिलता है? सिर्फ एक बूंद। जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो उसमें सिर्फ कोई एक इमोशन होता है। हो सकता है वो बड़ा बुद्धिमान बन जाए, या कोई बड़ा योद्धा बन जाए, या बड़ा कलाकार बन जाए।
हो सकता है कि वो बड़ा अत्याचारी बन जाए, कोई ठग चोर बन जाए, धोखेबाज बन जाए। यानी उसे मां से क्या मिला है? या तो उसे मां से बड़ी बुद्धिमत्ता मिल गई है, बड़ी चालाकी मिल गई है, बड़ी होशियारी मिल गई है। हो सकता है वो बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। यानी उसे मां के सागर से एक बूंद मिल गया है क्रिएटिविटी का। और दूसरी तरफ जब बेटी पैदा होती है तो उसके लिए कन्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कन्या शब्द का मतलब होता है फोटोकॉपी, क्लोन, एज इट इज। जब मां कन्या को जन्म देती है, बेटी को जन्म देती है, तो समझो कि सागर ने सागर को जन्म दिया है, ब्रह्मांड ने ब्रह्मांड को जन्म दिया है। औरत हमेशा पूरी होती है। हर औरत में हर समय सारी अच्छाइयां और सारी बुराइयां एक साथ मौजूद होती हैं। मैं दोहरा दूं कि औरत को समझना बड़ा आसान है। बस इतना समझ लो कि औरत सब कुछ है। राम भी वही है और रावण भी वही है। भगवान राम में जो सौहृदयता, जो सौम्यता, चरित्र और सहनशीलता थी, वो उन्हें उनकी माता से मिली थी। उनके पिता एक कमजोर व्यक्ति थे, तो राम अपनी मां की एक बूंद मात्र थे। दूसरी तरफ भगवान रावण में जो पांडित्य, वैभवता, आत्मनियंत्रण और गरिमा थी, वो भी उन्हें उनकी माता से ही प्राप्त हुई थी। देखो कितना गजब खेल है। जब एक बेटा पैदा होता है तो वो या तो राम बनता है या रावण बनता है, परंतु जब एक कन्या पैदा होती है तो वो राम और रावणों से भरी होती है। राम और रावण तो एक बूंद थे अपनी माओं के, तो सोचो उस सागर में कितने राम रहे होंगे और कितने रावण रहे होंगे। अगर तुम्हें ध्यान हो तो पुराने समय में बच्चों को उनकी मां के नाम से पहचाना जाता था। जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती की एक बूंद अर्जुन, अंजनी पुत्र हनुमान, कौशल्या पुत्र राम, कैकेसी पुत्र रावण। यानी रावण क्या थे? रावण कैकेसी की एक बूंद मात्र थे। रावण के पिता का नाम विश्रावसुवु था। 90% लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि रावण के पिता का नाम क्या था, और परवाह भी कौन करता है। अगर किसी सुलझे हुए वैद्य के पास जाओगे तो वो तुमसे तुम्हारी मां का हाल पूछेगा। किसी मंझे हुए ज्योतिष के पास जाओगे तो वो तुमसे तुम्हारी मां का नाम पूछेगा, उसका जन्म स्थान पूछेगा। बापों की कौन परवाह करता है? बाप से तुम्हें सिर्फ शरीर मिलता है, ये जिस्म, खड़े होने का स्टाइल, आवाज, कद काठी, तुम हाथों को कैसे हिलाते हो, परेशानी में अपना सिर कैसे खुजाते हो, ये तुम्हें बाप से मिलता है। मगर आत्मा तुम्हें मां देती है। मां सब कुछ है, औरत सब कुछ है। औरत सा समझदार कोई नहीं, औरत सा बेवकूफ कोई नहीं। जब बेवकूफ बनने पर आती है तो छोटी सी बात पर बहक जाती है, अदना सा झूठ भी नहीं पकड़ पाती। औरत सी आजाद कोई नहीं, औरत सी गुलाम कोई नहीं है। तुम उसे लाख पर्दों में रख लो, लाखों तालों में बंद कर लो, उसे जो करना है वो कर ही लेगी। और औरत सा गुलाम कोई नहीं है। कभी तो तुम बस कह भर दो कि इस लकीर के पार ना जाना, बरसों बाद भी लौटोगे तो उसे लकीर के इस तरफ ही पाओगे। मर्जी है उसकी। और ये सभी गुण एक ही औरत में होते हैं। मर्द में कोई एक गुण होता है। मर्द या तो बड़ा आजाद ख्याल होता है, वो हमेशा सारी जिंदगी आजाद ही रहता है, या तो बड़ी गुलाम प्रकृति का होता है, उसे गुलामी पसंद होती है, वो लोगों के जूते खाता है, कहना मानता है, यहाँ वहां भागा फिरता है, वो आजादी के बारे में सोचता भी नहीं है। मगर हर औरत में हर समय सभी भावनाएं मौजूद होती हैं। एक ही औरत जैसा वफादार कोई नहीं होता, और उसी समय में उसी जगह पर उस औरत जैसा बेवफा कोई नहीं होता। एक ही औरत है, यहीं खड़ी है, इसी औरत की बात कर रहा हूं। यही ईमानदार भी है और यही औरत इसी समय में इसी वक्त बेईमान भी है। ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि जो भी किसी की ताकत होगी वही चीज उसकी कमजोरी होगी। इमोशनल होना और फीलिंग से भरे हुए होना, ये औरत की ताकत है और यही औरत की कमजोरी है। अगर तुमने औरत की टाइमिंग पकड़ ली एक बार, तो फिर तुम छक्के लगाया करोगे, जैसे सचिन तेंदुलकर करता है। उसकी टाइमिंग है, बॉल आ रही है और वो सही समय पर बॉल को हिट कर देता है, बॉल बाउंड्री से बाहर चली जाती है। लेकिन अगर टाइमिंग चूक गई, यानी कि तुमने बॉल आने से पहले बैट घुमा दिया, तब भी विकेट उड़ जाएगी। अगर बाद में बैट घुमाया तब भी विकेट उड़ जाएगी। अगर गलत जगह बॉल उछाल दी तो कैच आउट हो जाओगे। ऐसे समझो कि 24 घंटे किसी लड़की के अंदर इमोशंस का बवंडर चलता रहता है, तूफान चलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है आंधी की तरह। इमोशंस, फीलिंग्स, और हर वक्त लड़की के दिमाग से कोई ना कोई फीलिंग या इमोशन टकराता रहता है। इसीलिए लड़की का मूड थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलता रहता है।
सुबह जब तुम दफ्तर जा रहे होते हो तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा माथा चूमती है, तुम्हें अदाएं दिखाती है, तुम्हारा दफ्तर जाना मुश्किल कर देती है। और शाम को जब तुम लौट कर आते हो तो वही देवी राक्षसी बनी होती है, चंडी बनी होती है, तुम्हारा खून पीने को आतुर। उसे देखते ही तुम्हारे सारे फूल झड़ जाते हैं। तुम कहते हो मर गया। तुम छुपते फिरते हो और पूछते हो क्या हो गया तुझे, बात तो बता, हुआ क्या है, क्यों रो रही है, क्यों मुझे गुस्से से देख रही है, हुआ क्या, मैंने किया क्या, मैं तो दफ्तर गया हुआ था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बिना मांगे सफाइयां दे रहे होते हो। दुनिया भर में मर्द हैरान होता है कि औरत पल पल बदलती क्यों रहती है। अब तुम्हें थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सुबह लड़की तुम्हें हाँ कह देती है, शाम को तुम फोन करते हो तो तुम्हारा फोन नहीं उठाती। औरतों की ऐसी हरकतें देखकर मर्द परेशान हो जाता है। वो औरत को झूठी, चालाक और चरित्रहीन समझने लगता है। लेकिन आज अगर तुम औरत को समझ गए तो जानोगे कि औरत कितनी महान होती है, औरत कितनी बड़ी शक्ति है। वो अलग बात है कि कई औरतें इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाती। जब औरत के अंदर तूफान चल रहा होता है इमोशंस का, भावनाओं का, तो उसके दिमाग से कोई ना कोई भावना टकराती रहती है, उसका मूड बदलता रहता है। और जिस वक्त उसके दिमाग से जो भावना टकरा रही है तुम्हें बस उस हिसाब से चलना है, तुम्हारी टाइमिंग वो होनी चाहिए। ऐसे समझो जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बस औरत का दिमाग ऐसा होता है। जब वो खुश हो रही है यानी लहर ऊपर जा रही है तो वो खुश होती चली जाएगी, खुश होती चली जाएगी, नाचेगी, गाएगी, आजादी की बातें करेगी, खुद अपने पैरों पर खड़े होने की बातें करेगी, तितली की तरह उड़ेगी, चिड़िया की तरह चहकेगी, मस्त मौला पर फैलाकर आजादी का मजा लेगी। और जब वो लहर ऊपर जाती 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 छत से टकरा जाएगी, यानी बस बहुत हो गया, फिर वो अचानक नीचे आने लग पड़ेगी। बेवजह वो रोना शुरू कर देगी, उदास हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। कई बार तो औरत के दिमाग से एक समय में 3-3, 4-4 इमोशन टकरा रहे होते हैं। वो तुमसे लड़ भी रही होती है, तुम्हें गालियां भी निकाल रही होती है, कोस भी रही होती है और साथ साथ तुम्हारे लिए पकौड़े भी बना रही होती है। तुम्हें क्या करना है? सुनो, तुम्हें बस खुद को औरत के साथ साथ बदलना है। जैसे एक सर्फर समुद्र की लहरों पर सर्फिंग करता है, वो लहरों से लड़ता नहीं है। तुम्हें औरत से कभी भी लड़ने की जरूरत नहीं, वो लहरों का मजा लेता है। उसे लहरों पर सफर करना आना चाहिए। लहरें कई बार उस सर्फर को उठाकर पटक देती हैं, मगर सर्फर इसे पर्सनली नहीं लेता। तुम्हें भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। औरतें बहुत कुछ कहती रहती हैं। हिंदी भाषा में औरत के लिए नारी शब्द का प्रयोग किया गया है। नारी शब्द का मतलब होता है नदी। औरत नदी जैसी होती है, दीवानी, बावली, अपनी मर्जी से बहने वाली। कभी कोई लहर ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है, कोई किसी चट्टान से टकराती है, कोई किसी चट्टान से टकराती है। औरत अपनी मर्जी से दुखी हो जाती है, फिर अपनी मर्जी से खुश हो जाती है। यानी जब लहर ऊपर जा रही है तो वो खुश होती चली जाएगी, जब लहर नीचे आ रही है तो वो दुखी होती चली जाएगी। बेवजह रोएगी, धोएगी, पछताएगी, अपने बाल नोचेगी, अपने मुंह पर थप्पड़ मारेगी, अपनी छाती पीटेगी। कई औरतें खुद को काटती हैं ब्लेड से, भूखी रहती हैं, बेवजह खुद को कष्ट देती हैं, क्योंकि अब लहर नीचे को आ रही है। वो दुखी होना चाहती है, वो रोना चाहती है। मर्द का बीच में कोई रोल नहीं है। वो रोती चली जाएगी, रोती चली जाएगी, रोती चली जाएगी, दुखी होती चली जाएगी, जब तक वो नीचे तल को ना छू ले। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, औरत हर काम पूरा करती है 100%। जब तक वो उसे 100% ना कर ले वो उसे छोड़ती नहीं है। वो जब खुश होती है तो पूरा होती है आखिरी सिरे तक, और जब दुखी होती है तब भी पूरी होती है आखिरी सिरे तक। जब तुम दफ्तर गए हुए हो तो कभी बीच में छुट्टी लेकर घर आकर छापा मारना चोरी से। तुम देखोगे तुम्हारी बीवी कुंडी लगाकर अंदर रो रही होगी बेवजह। और तब तक दुखी होती चली जाती है, रोती है, पछताती है, जब तक वो दुख के अंतिम छोर को छू ना आए। और जब वो रो धोकर हल्की हो जाती है तो फिर ठीक हो जाती है। मर्द के लिए अच्छी खबर यह है कि वो ना तो औरत को दुखी कर सकता है और ना ही औरत को खुश कर सकता है। अगर तुम्हारी पत्नी दुखी है, रो रही है, तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि वो तुम्हारी वजह से रो रही है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि औरत को दुखी कर सको, रुला सको। हाँ, वो खुद चाहे तो मर्जी से दुखी हो जाएगी। अपने दिमाग से इस बात का गिल्ट निकाल दो कि वो तुम्हारी वजह से रो रही है, पछता रही है। हाँ, अगर तुम पूछोगे कि भाई क्यों रो रही हो, तो वो तुम्हारा ही नाम लगाएगी, जबकि तुम्हारे वहां होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपनी बीवी को किसी जंगल में भी छोड़ आओगे तो वो वहां पर भी पत्थरों से लड़ेगी, पेड़ों से नाराज होगी, तितलियों से शिकायतें करेगी, किसी फूल को गले से लगाकर रोएगी। जब जी भर कर रो लेगी तो पत्थरों को छेड़ेगी, पेड़ों को हंसाएगी, तितलियों से चुगलियां करेगी, किसी फूल से जलेगी। मर्द का तो बीच में कोई रोल ही नहीं होता।
वो कहते हैं ना, तू कौन मैं खामखा। मर्द बेवजह टेंशन पालता रहता है कि औरत दुखी क्यों है, मैं इसे खुश कैसे करूं। मैं बहुत से मर्दों को जानता हूं, उनकी बीवी जब खुश हो रही होती है, हंस रही होती है, तो वो बड़ी छाती चौड़ी कर कर घूमते हैं। वो कहते हैं, देखा मैं अपनी बीवी को कितना खुश रखता हूं। कुछ लोग अपनी बीवी को पीटते हैं, मारते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, औरत पर ना बेइज्जती का असर होता है ना पिटाई का। इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो या उससे लड़ सकते हो। जर्रा क्या लड़ेगा सहरा से, वो उसकी मर्जी है। ना तुम औरत को हंसा सकते हो ना रुला सकते हो, वो उसकी मर्जी है। अगर हंसने पर आई तो तुम्हारे बेतुके जोक्स पर भी हंसती जाएगी, वो तुम्हारी निकम्मी बातों पर भी खिलखिलाकर हंसेगी। और अगर वो हंसना ना चाहे तो तुम्हारा सबसे बड़ा जोक भी उसे हंसा ना पाएगा। औरत को समझना बड़ा आसान है, बस इतना समझ लो कि औरत सब कुछ है। औरत सा बेरहम कोई नहीं होता, औरत सा रहम दिल कोई नहीं होता। बेरहमी पर आएगी तो पास बैठाकर नोचेगी तुम्हें, धीरे धीरे काटेगी। तुम लाख छाती पीटो, रोवो धोवो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर रहम करने पर आएगी तो किसी जानवर के लिए जान देने को तैयार हो जाएगी। एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर, एक ही औरत जैसा खूबसूरत कोई नहीं होता और उसी औरत जैसा बदसूरत कोई नहीं होता। औरत सा धार्मिक कोई नहीं होता और औरत सा अधर्मी कोई नहीं होता। औरत सा मेहनती कोई नहीं होता और औरत सा अय्याश कोई नहीं होता। औरत सा हंसता कोई नहीं है और औरत सा रोता कोई नहीं है। औरत को समझना बड़ा आसान है, बस इतना समझ लो, औरत सब कुछ है। एक ही समय में उसके अंदर सभी कुछ है। वो एक हाथ से तुम्हें पीछे की तरफ धकेलती है कि दूर हट जाओ मुझसे, मेरे पास नहीं खड़े रहना, और दूसरे हाथ से तुम्हें खींच रही होती है। साथ में ये भी कहती है, झूठ बोलते हो तुम, मुझसे कोई प्रेम व्रेम नहीं करते, अभी कल को छोड़कर चले जाओगे। एक तरफ वो तुमसे कह रही है, दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, और दूसरी तरफ वो साथ में ये भी जोड़ देगी कि पता नहीं मुझ जैसी कितनी लड़कियों को तुमने आई लव यू कहा होगा। कभी पास आती है, एक तरफ धकेल रही है, एक तरफ तुम्हें खींच रही है। मर्द लाचार है, मर्द कमजोर है, मर्द के पल्ले कुछ भी नहीं है। यहां ध्यान देना कि औरतें बड़ी छोटी नहीं होती। दुनिया की हर औरत एक जैसी होती है, बराबर होती है। जो इज्जत तुम अपनी माँ को देते हो, वही इज्जत तुम्हें किसी वैश्या को देनी होगी, किसी जिस्म बेचने वाली को देनी होगी। ऐसा नहीं कि किसी की इज्जत कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, ऐसा नहीं होता। जो सम्मान तुम स्वर कोकिला, भारत रत्न, सुश्री कुमारी लता मंगेशकर जी को देते हो, वही सम्मान तुम्हें सड़क पर भीख मांगने वाली छोकरी को देना होगा। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। औरतें बड़ी छोटी नहीं होती। हाँ, मर्द बड़े छोटे होते हैं, औरतें बड़ी छोटी नहीं होती, मर्द बड़े छोटे होते हैं। कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई थानेदार होता है, कोई हवलदार होता है। मर्द बड़े छोटे होते हैं। कोई नानक सा आशिक होता है, कोई बुद्ध सा सम्राट होता है, और कोई मुझ जैसा दो कौड़ी का फक्कड़ है। मर्द लाचार है, मर्द डिपेंड है। मर्द इसलिए भी औरत पर डिपेंड है कि उसकी माँ उसे किस नक्षत्र में जन्म देगी। नक्षत्र क्या होता है इसे समझ लो अच्छे से। जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में यानी पेट में अंकुरित होता है, पैदा होता है, ठहरता है, अपना घर बनाता है, जिसे ग्रह कहते हैं, उस समय माँ क्या सोच रही है, उस क्षण में, उस पर्टिकुलर सेकंड में माँ क्या सोच रही है, माँ के दिमाग से कौन सी भावना, कौन सा इमोशन टकरा रहा है, इस बात पर बच्चे का सारा भविष्य टिका होता है। अगर माँ को उस समय बड़ा क्रोध आ रहा है तो बेटा बड़ा क्रोधी पैदा होगा। बेटे का सारा फ्यूचर इस बात पर टिका होता है कि माँ उस समय क्या सोच रही है, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, कब कौन से फैसले लेगा और वो किन घटनाओं पर क्या रिएक्शन देगा। माँ के दिमाग में उस समय कौन सा इमोशन टकरा रहा है, उस इमोशन का पता करने के लिए मटका गणना का प्रयोग किया जाता है। मटका गणना बड़ी प्रगाढ़ गणना होती है। जल्दी ही मैं उस पर भी लेक्चर दूंगा आपको कि मटका गणना किस प्रकार की जाती है। दूसरी तरफ जब बेटी जन्म लेती है तो पूरी प्रकृति जन्म लेती है। बेटी पर इस बात का कोई असर नहीं होता कि माँ के दिमाग से कौन सा इमोशन टकरा रहा है, क्योंकि बेटी तो स्वयं खुद अपने आप में पूरा ब्रह्मांड होती है। जब तुम्हारे घर बेटी पैदा हो तो लोगों से जाकर कहो कि मैंने प्रकृति को जन्म दिया है। बेटी पैदा करके तुम जन्म जन्मों के कर्जों से मुक्त हो जाते हो। तुम इस पृथ्वी की उम्र 1 साल और बढ़ा देते हो। ईश्वर के गणित को समझो, भगवान के मैथमेटिक्स को समझो जरा। जब तुम बेटी पैदा करते हो तो तुम इस प्रकृति को कुछ देते हो, यानी इस नेचर में तुम अपना सहयोग देते हो, योगदान करते हो, कुछ कंट्रीब्यूशन करते हो।
लेकिन जब तुम बेटा पैदा करते हो तो तुम इस सृष्टि से, इस नेचर से कुछ ले लेते हो। इस तरह बैलेंस बना रहता है। पूरी सृष्टि को सिर्फ औरत चलाती है। मर्द बड़ा कमजोर है बेचारा, इसीलिए वो लालची है, सेक्स का भूखा है, बेईमान है, शराब पीता है, धोखे देता है, डिस्को में नाचता है, क्योंकि मर्द कमजोर है, लाचार है। उस बेचारे को मिलता क्या है औरत से? सिर्फ एक बूंद। और ऐसा नहीं कि उस बूंद से वो तृप्त हो जाता है, वो अतृप्त ही रहता है, वो भूखा मर रहा होता है इमोशंस के लिए। इसलिए वो औरत के पीछे भागता है पागलों की तरह, दीवानों की तरह। वो औरत को पकड़ता है, उसके कपड़े फाड़ता है, उसे नोच कर कुछ निकाल कर उसमें से खा जाना चाहता है, अपनी भूख पूरी करना चाहता है। लड़के कमजोर होते हैं। अगर वो सेक्स के भूखे हैं तो ये उनकी मासूमियत है, ये उनकी अपंगता है, अपाहिजता है। ऐसे समझो कि कोई बिना टांगों वाला, बिना हाथों वाला चलने की कोशिश कर रहा है, तुमसे सहारा मांग रहा है। मर्द औरत के पीछे भागता है कि मुझे एक इमोशन ही दे दे, तेरे पास तो सागर भरा हुआ है, तेरे पास इतनी फीलिंग्स हैं, एक दे दे, मुझे पागलपन दे दे, मुझे दीवानगी दे दे, मुझे लापरवाही दे दे, मुझे खुशी दे दे, मुझे काम दे दे, क्रोध दे दे, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, तृष्णा, कुछ तो दे मुझे, तेरे पास तो सब कुछ है। क्या तुम्हें मर्द की लाचारी नजर नहीं आती? मर्द बाजार की रंग रंगीनियों से अपने अंदर की कमी को पूरा करने के लिए तड़प रहा होता है। वो कुंठा उसे जीने नहीं देती। वो अपने अधूरेपन को पूरा करता है, खूब जोर जोर से गीत गाकर, हंगामे कर कर, चीजें तोड़कर, आग लगाकर, बलात्कार करके भी देख लेता है, वो उसे कुछ नहीं मिलता। जो मर्द तुम्हें आजाद नजर आ रहा है वो केवल कुपोषित है। मैं तुम्हें लड़की पटाना सिखाता हूं। क्यों सिखाता हूं? क्योंकि औरत बड़ी है, ज्यादा है, उसे पटाना सीखना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पंडित जी तुम्हें भगवान को मनाना सिखाते हैं, वो तुम्हें उल्टे सुल्टे कर्मकांड बताते हैं, नारियल ले आओ, घंटी बजाओ। जैसे कोई मौलवी तुम्हें खुदा की बंदगी सिखाता है, तो तुम्हें कहता है ऐसे बैठो, हाथों को ऐसे उठाओ, ये वाली टोपी पहनो, यहां को सर झुकाओ। मेरे लिए औरत खुदा जैसी, वो खुदा जिसे मैं पूजता हूं,